लॉर्ड पाम्पस्टन की ये बात सच हो जाती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का सगा नहीं होता? क्या ये बात सच हो जाती है कि कंट्रीज ओनली हैव इंटरेस्ट नॉट फ्रेंड्स? जी हाँ, ऐसा ही कुछ लगता है हाल ही में हुए एक इंसिडेंट में, जिसमें इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप पे कुछ ऐसा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। जी हाँ, दिस इज अलका मिश्रा एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो हाल ही में आपकी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली है, दैट इज इजराइल और इंडिया, जिससे ये सवाल उठ गया कि क्या इजराइल भारत के अगेंस्ट हो गया? क्या 1992 से शुरू हुए रिश्ते और जो आज के वक्त में इतने पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में कहा जाता है कि इंडिया और इजराइल जैसे रिलेशनशिप शायद ही कुछ कंट्रीज के डेवलप हो रहे हैं, तो क्या इस एरा में ये कहावत सच होती दिख रही है? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर, देखिए कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हो गई क्योंकि हाल ही में थे जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस, और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस के दौरान ही हमारे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड माने जाने वाले या वन ऑफ द बेस्ट रिलेशंस माने जाने इजराइल के ऑफिशियल पेज पे होता क्या है, मैप लॉन्च किया जाता है और उसमें यह देखा जाता है कि पीओके को भारत का हिस्सा बनाया ही नहीं या शो ही नहीं किया, और यही मुद्दा बन गया आपकी कंट्रोवर्सी का। क्यों? और ये भी तब होना पड़ा मिस्टेक, या ये मिस्टेक तब हुई जब आपके हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस थे, जिसके देखा तो ये गया कि हालांकि 2 घंटे के अंदर आपका यहाँ दिल्ली में जो इजराइल की एम्बेसी है उसने देखा ये तो बहुत ज़्यादा बवाल क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से विद इन 2 आवर्स उस मैप को हटा दिया गया और ये कहा गया कि शायद ये हमारे जो ये हमारे जो आईटी टीम थी या जो बंदे थे जो टीम की वजह से अपलोड हुआ है, कहीं ना कहीं ये उनकी गलती है या इसमें कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, इट इज जस्ट एन टेक्निकल इशू। लेकिन स्टिल क्वेश्चन या ये अराइज होता है, ये वही वक्त क्यों या इसी वक्त क्यों किया गया जब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस थे, जब हम ईरान के साथ जो हमारे बेटर रिलेशनशिप है, दैट मीन्स ईरान इज वन ऑफ द मेजर ऑयल एक्सपोर्टर टू इंडिया, उनके बीच में इजराइल और ईरान के बीच में जब यहाँ गड़बड़ होती है, तभी ऐसी गड़बड़ इजराइल की तरफ से क्यों होती है, और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के वक्त ही ऐसी गड़बड़ इजराइल से क्यों होती है? यही बनी आपकी मेन कंट्रोवर्सी। हालांकि जो कि हमने बात की कि उन्होंने मैप हटा दिया, बट स्टिल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप्स इतने अच्छे माने क्यों जाते हैं, कब शुरू हुए इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप, और आज क्या करंट स्टेटस है कि क्यों हमें इतना बड़ा शॉक लगा जब ऐसा कुछ इजराइल की तरफ से हुआ। सो बेसिकली जो इजराइल का आपको जो फॉर्मेशन दिखेगा वो आपको दिखता है 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक वोट किया था आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि क्या इजराइल कंट्री बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। हालांकि 1947 के वक्त इंडिया ने अगेंस्ट किया था इसके वोट कि भाई नहीं, इजराइल जैसी कोई कंट्री बननी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें नीड थी ऑयल की, और ऑयल कहाँ था? मिडल ईस्ट कंट्री में। मिडल ईस्ट कंट्री इजराइल के अपोजिशन में थी, तो हमने उस टाइम सपोर्ट किया पैलेस्टीन को। क्यों? क्योंकि हमें अरब कंट्रीज की तरफ बायस रहना था, हमें अपना इंटरेस्ट देखना था। इसलिए 1947 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे दुनिया की पार्लियामेंट कहा जाता है, वहां हमने वोट अगेंस्ट किया किसके? इजराइल के फॉर्मेशन के। लेकिन फिर भी 1948 में आपका इजराइल बनता है, और 1950 में जब कोई कंट्री फॉर्म हो जाती है तो आपको उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई कंट्री काम तो आती ही है, और इस टाइम का आपको बेटर प्रूफ पता चलेगा कि इजराइल क्यों हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वो फ्यूचर में जाके हमें रियलाइज हुआ। लेकिन उस वक्त नेहरू साहब जो थे, उन्होंने इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं दी थी, बट मतलब उसके अगेंस्ट वोट किया था। बट यस 1950 में फाइनली हमने ये एक्सेप्ट किया फॉर्मेशन के बाद इजराइल के कि ओके वी आर रिकॉग्नाइजिंग यू, हम आपके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन रिलेशनशिप तब भी आपके क्वेश्चन मार्क बने रहे थे, कोई खास रिलेशनशिप हमें नहीं थे, क्योंकि हमें सगा बने रहना था मिडल ईस्ट का, क्योंकि हमारी नीड तेल की वहीं पूरी हो रही थी, और उस टाइम का जो रिसोर्स था, सबसे बड़ा जो नीड था वो हमारा वन ऑफ द देम में से एक था जो मिडल ईस्ट कंट्रीज के पास था।
लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया गया था उस टाइम नेहरू जी के द्वारा, दैट इज कंसुलेट फॉर्म की गई। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी कंट्री को रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये होता है कि अब आप ये मान रहे हैं या अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उनके साथ एक द्विपक्षीय रिश्ते रखेंगे, ट्रेड करेंगे, हर तरीके का कल्चरल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड या फिर डिफरेंट हर एक एंगल पे, सोशल और इकोनॉमिक एंगल्स पे काम करेंगे। लेकिन हमने 1953 में क्या किया कि हमने वहां पे, और कहते हैं ना कि किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप जब बनते हैं तो वन ऑफ द मेजर काम जो होता है उनमें से एक होता है एम्बेसी सेट करना। दैट मीन्स कि हमारी एक ऐसी एम्बेसी जो इजराइल में सेट होगी और इजराइल की एक ऐसी एम्बेसी जो भारत में सेट होगी, जिसका काम ये होगा कि अगर कोई भारत से इजराइल जा रहा है या इजराइल से भारत आ रहा है तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन या यहाँ रहने की चीज़ें या यहाँ की अपनी अपनी जो कंट्रीज में, जो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो वहाँ की एम्बेसीज जो है उसे लुक आफ्टर करती हैं। और 1953 में होता क्या है कि कंसुलेट बनाई जाती है। कंसुलेट इज द सेकेंड स्टेप। अक्सर आप पहले एम्बेसी बनाते हैं फिर कंसुलेट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, एम्बेसी बनी ही नहीं। एम्बेसी जाके बनी 1990s में, जब कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होता गया, लेकिन हमने पहले कंसुलेट बनाई। अब कंसुलेट क्यों बनाई? क्योंकि उस वक्त जो इजराइलीज थे वो आपके इंडिया में भी प्रेजेंट है। आज भी आपको इंडिया में मुंबई की तरफ या कोंकण वाली बेल्ट में या फिर मेघालय में कुछ इजराइलीज या यहूदीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए उस वक्त हमारी ज़रूरत थी कि 1953 में हमने कंसुलेट बनाया, जो हमने एक फॉर्मली बोल दिया चलिए एक रिलेशनशिप बनाने के लिए कंसुलेट करते हैं क्योंकि आपके लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, पूरी दुनिया में अगर सबसे कम प्रताड़ित यहूदीज कहीं थे वो भारत में ही थे, क्योंकि भारत में यहूदीज को उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना नहीं पड़ा था जितना उसको पूरे वर्ल्ड वाइड फेस करना पड़ा। लेकिन वही बोलते हैं ना कि किसी को इतना भी मत परेशान करो कि वो एकदम ही बदल जाए। सेम इजराइल ने यही किया कि इतना ज़्यादा प्रताड़ित, चाहे वो नाजी हो चाहे वो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज हो, इस कम्युनिटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि आज ये कम्युनिटी ने अपनी एक कंट्री बनाई और आज ये दुनिया की वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज में माने जाते हैं, जिनका डिफेंस सिस्टम, जिनका एग्रीकल्चर सिस्टम, जिनका एआई सिस्टम वर्ल्ड क्लास माना जाता है। हालांकि पैलेस्टीन इजराइल की लड़ाई अलग है, उनका जो सिनेरियो चल रहा है, कभी आप उस तरफ सही रहेंगे कभी आप उस तरफ सही रहेंगे, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड इजराइल। देन 1962 और 1972 की वॉर पे एक्चुअली होता क्या, लेकिन इजराइल जो है, इजराइल ने हमेशा, चाहे वो बालाकोट की वॉर हो या एक दो और जितनी भी हमारी वॉर्स रही हैं, एक्चुअली इजराइल ने हमेशा से इंडिया की तरफ हेल्प की है। सो इन बोथ द वॉर्स, इन 1962 एंड 1972 वॉर, आपका जो इजराइल की तरफ से भारत को पूरी तरीके से हेल्प रहा। और वहां से हमें ये होप शुरू हुई कि जब बाकी कंट्रीज हमारी हेल्प नहीं कर रही तो एक ऐसी कंट्री जिसको हम प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं वो भी हमें पूरी तरीके से हेल्प कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बीज बोया गया आपका फ्यूचर के रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का या एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करने का। देन 1988 तक अगर मैं बात करूं, इंडिया जो थी एक वन ऑफ द फर्स्ट ऐसी कंट्री बन चुकी थी जिसने रिकॉग्नाइज किया पैलेस्टीन स्टेट आफ्टर द पीएलओ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, दैट इज पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1988 तक हमने बोला कि चलिए ठीक है, पैलेस्टीन इज ऑल्सो अ कंट्री, हमने उसको भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि अब हम इनके साथ ट्रेड और बाकी इकोनॉमिक और बायलैटरल रिलेशंस रखना स्टार्ट करेंगे। देन अब मैं आगे बात करूं कि यहाँ से तो वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होने लग गया था, सॉरी कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। तो यहाँ से भी होता क्या है कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी बदलते हैं और एक यू टर्न आता है, या कहते हैं ना कि एक पूरा बदलाव आ जाता है रिलेशनशिप पे 1992 के बाद। बेसिकली होता क्या है, 1992 से एक्चुअली हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुए। तो 1948 में आपका इजराइल बन गया, 1950 में हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, 1953 तक कंसुलेट भी बन गया, इसने हमें बहुत सारी वॉर्स में इजराइल ने हेल्प भी कर ली।
लेकिन एट द एंड प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो स्टार्ट हुए इंडिया और इजराइल के बीच में, दैट इज 1992 में, क्योंकि यहाँ पे हमने इनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की और यहाँ से हमारे डिप्लोमेटिक टाइज एक्चुअली प्रॉपरली स्टार्ट होने लगे। इस टाइम तक हमने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि यस, इंडिविजुअली भी हमारी कुछ स्टेटस है, इंडिविजुअली भी हमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कंट्रीज के साथ बिना किसी तरफ बायस्ड हुए नैम पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमें कंट्रीज के साथ इंडिविजुअली रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। डिस्पाइट हमने अरब कंट्रीज को थोड़ा सा अलग लेते हुए, उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ा अलग सोचते हुए हमने इजराइल को प्रॉपर सपोर्ट किया। और उस टाइम पे अरब कंट्रीज थी जिन्होंने कश्मीर मैटर पे इंडिया पे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन चाहे वो तब की बात हो और चाहे अब की बात हो, इजराइल ने हालांकि इंडिया के फेवर में ही बात की है जब भी कश्मीर का मैटर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभरा है। तो यही कुछ रीजंस में से एक है जिसका ये कारण है कि आज इजराइल भारत का एक अच्छा दोस्त माना जाता है। देन आप देखेंगे यहाँ पे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी थोड़ा सा वर्ल्ड की पिक्चर चेंज होती है, वहां से भी लोगों का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलता है। बाइपोलर वर्ल्ड से द्विपक्षीय या फिर दो कंट्रीज में बट चुका था आपका पूरा देश, यूएसए या यूएसएसआर, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज फॉलो कर रही थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया है वो दो में बटी हुई थी। लेकिन यूएसएसआर के खत्म होने से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स बदलती है और उसका कुछ असर इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप पे भी देखने के लिए मिलता है। और खुद कुछ अरब कंट्रीज जैसे कि आपके जॉर्डन, इजिप्ट जो है, उन्होंने अच्छे खासे रिलेशनशिप इजराइल से बनाने स्टार्ट कर दिए, जो अपने आप में एक रीजन हमें भी देता है कि जब अरब कंट्रीज भी उन्हें एक्सेप्ट कर रही हैं तब हम क्यों ना ही उसे एक्सेप्ट करें। आपको एक और बात बता दूं कि इजराइल पर अरब कंट्रीज ने मिलकर 4 बार अटैक किया, लेकिन चारों बार इजराइल ने अरब कंट्रीज को हराया है। तो क्या इस वक्त भी कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, कुछ मीडिएशन निकलेगा, या लेट्स ही आगे हम फ्यूचर में देखते ही रहेंगे कि क्या सिनेरियो। बट आई स्टिल होप कि ये सारी वॉर जल्दी से खत्म हो, क्योंकि एट द एंड जो लॉस होता है वो ह्यूमैनिटी का लॉस होता है। बट यस, जब हम आगे बात करेंगे कि यस, पूरा रिलेशनशिप में और ज़्यादा बदलाव आता है जब आपके एग्जिस्टेंस में आते हैं नरेंद्र मोदी। तो 2014 में नरेंद्र मोदी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री जो कि आपका इजराइल विजिट करे थे 4 जुलाई 2017 को। और जब इस टाइम पे आपके नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे इजराइल, तो उस टाइम ये भी एक सस्पेंस बना हुआ था, पूरी दुनिया की नज़र इस पर थी कि देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, इजराइल और पैलेस्टीन साथ में निपटा के आते हैं कि इंडिविजुअली इन कंट्रीज को इतनी अहमियत देते हैं। हालांकि इस टाइम पे हमारी आईआर की पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी, दैट इज डिहाइफनेशन पॉलिसी। मतलब कि हम एक बार में एक ही कंट्री पे, इन शॉर्ट या इन सिंपल मीनिंग कि हम एक बार में एक ही कंट्री पर ध्यान देंगे, दोनों कंट्रीज के साथ एक हॉच पॉच मिक्सचर रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। तो उस टाइम पे क्लियर मैसेज गया कि अभी मैं इजराइल के लिए आया हूँ तो पहले मैं इजराइल से बात करूंगा, जब मैं पैलेस्टीन के लिए आऊंगा तो मैं पैलेस्टीन के ओरिएंटेड बात करूंगा। एक छोटा सा ओवरव्यू बता दूं, ये सारी लड़ाई आपकी एग्जिस्टेंस की है कि वहां पे पैलेस्टीनियंस थे या आपके इजराइलीज या यहूदीज थे, और उस पूरे एग्जिस्टेंस की लड़ाई पे आज पूरा मिडिल ईस्ट हिला हुआ है या पूरी दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हिली हुई है या बट रही है कि कौन किसके सपोर्ट में है। और एक और चीज़ फैक्ट की बात, यहाँ पे आपके यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज इन तीनों का जो एक होली प्लेस है जिसे कहा जाता है जेरूसलम, वो भी आपको इजराइल, पैलेस्टीन और जो क्रिश्चियंस के तीनों का आपका एक होली प्लेस है जेरूसलम जो देखने के लिए मिलेगा, उसका एग्जिस्टेंस भी आपको इजराइल में देखने के लिए मिलता है। देन अगर आप देखेंगे, यस, नरेंद्र मोदी वाज वन ऑफ द फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करते हैं अपनी 2014 के इलेक्शन जीतने के बाद। एंड देन उस टाइम पे 2021 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन में इंडिया ने इजराइल को खत्म या इजराइल के फेवर में आपका वोट करती है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट दिखाता है। और देन इंडिया कभी भी इजराइल को, आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया कभी भी इजराइल को ओपनली क्रिटिसाइज
नहीं करता है, और नहीं करने का क्रिटिसिज्म बहुत सारे रीज़न है, जिसमें अभी तक तो आपने जो देखे वो एक्चुअली इट्स लाइक कि आपने मेरी उस वॉर में हेल्प करी, आपने मुझे कश्मीर में हेल्प किया, मेरे अगेंस्ट वोट नहीं किया, ये तो दूसरी पिक्चर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि हम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि इजराइल जो है ये हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स है। मतलब कि हम मैक्सिमम अपने जो डिफेंस का सामान है या डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम इजराइल। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, आप एग्रीकल्चर की हाईटेक टेक्नोलॉजीज की बात करिए, सब में जो आपको आज जो एक कंट्री जो आपको हर जगह दिखेगी टेक्नोलॉजी में या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में हेल्प करती हुई भारत को, दैट इज, या जिसके साथ हम टेक्नोलॉजी में ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज इजराइल। तो अगर आप ये डेटा पे फोकस करेंगे, डेटा पे, इजराइल इज द 4th लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया। मतलब 41% ऑफ दी जो डिफेंस अपना एक्सपोर्ट कर रहा है, इजराइल का डिफेंस एक्सपोर्ट कहाँ आ रहा है, भारत की तरफ आ रहा है। और फ्यूचर में जब वॉर सिचुएशन हो रही है और कोई कंट्री हमें डिफेंस या मिलिट्री पर्पस से हेल्प कर रही है, तो ये अपने आप में ही आपको फ्रेंडली रिलेशनशिप या ऑनेस्ट रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए, और यूनाइटेड नेशन इन सारी वॉर्स को रोकने में फेल कर रहा है। उसका भी आप देखेंगे, यूपीएससी ने कई बार ये मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है, डू यू अग्री विद द फैक्ट कि यस, यूनाइटेड नेशन आज उतना सक्षम नहीं है जितना सक्षम वो वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के तहत हुआ करता था। देन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज के पर्पज से देखेंगे, इंडिया इज इजराइल्स 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन एशिया एंड 7th लार्जेस्ट ग्लोबली। हमारा जो इनकी, ये हमारे तीसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर देखेंगे हम इनको एशिया में, और 7th लार्जेस्ट ग्लोबली देखेंगे। बहुत सारे ट्रेड हो रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग इनके साथ फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है I2U2, जिसे वेस्ट का क्वाड भी कहा जाता है, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और आपको यूएसए भी देखने के लिए मिलेगा। और यूपीएससी ने इसमें भी मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि I2U2 क्या है और इसका सिग्निफिकेंस लगभग क्या है। तो यस, वेस्ट का क्वाड, अपनी इंडिया भी अपनी रीजनल पॉलिटिक्स से निकलकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब जा रहा है, जो कि माना जाता है कि इंडिया हमेशा अपने ग्राउंड में खेला जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में पहले इंडिया को क्रिटिसाइज भी इसलिए किया जाता था कि इंडिया हमेशा अपने ग्राउंड में खेलती है, मतलब अपने आसपास की कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा मेंटेन करती है। बट इसी को चैलेंज करते हुए जब हम अपनी रीजनल पॉलिटिक्स से बाहर निकल रहे हैं, तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है जिसमें इजराइल हमारे साथ है, दैट इज I2U2। बेसिकली हम प्रॉपरली क्या रिलेशंस है इंडिया इजराइल के, इंडिविजुअली जब क्लास में बात करेंगे तो बहुत एक अलग डिटेल में बात करेंगे, बट हमें यहाँ पर्सपेक्टिव जानना था कि क्या इतना ट्रस्टवर्दी पार्टनर होते हुए भी, क्या इतना इकोनॉमिकली और डिफेंस और मिलिट्री पर्पस से इतना बेस्ट रिलेशनशिप होते हुए भी, कि क्या वो सच में जानबूझकर किया गया था या दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप कमेंट्स में बताइए। एंड ऐसी ही कुछ वीडियोस देखने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं बदलाव IAS की वीडियोस पे। थैंक यू।